तो नजरिए में आज बात होगी डॉक्टर्स डे की। नेशनल डॉक्टर्स डे पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज खिताब किया और डॉक्टर्स की मेहनत पर मुल्क को नाज है। उन्होंने ये बताया, डॉक्टरों की खिदमत एक मिसाल है और कोरोना बहरान में डॉक्टरों की खिदमत को वो सलाम करते हैं। जान गंवाने वाले डॉक्टर्स को पीएम मोदी ने खराज अकीदत पेश किया। सलाहियत और मेहनत में डॉक्टरों का कोई मुकाबला नहीं है। तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज मुल्क के अवाम को खिताब किया और बताया कि मुल्क में डॉक्टर्स का क्या मकाम है और डॉक्टर्स जो है वो एक भगवान का रूप होता है, जिसमें नेशनल डॉक्टर्स डे पर पीएम मोदी ने खिताब किया और डॉक्टर्स की मेहनत पर मुल्क को नाज है। इस तरह की बात उन्होंने कही अपने खिदमत के दौरान और कहा, डॉक्टर्स की खिदमत एक मिसाल है। पिछले 1.5 साल में हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह देशवासियों की सेवा की है, वो अपने आप में एक मिसाल है। मैं 130 करोड़ देशवासियों की ओर से देश के सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। साथियों, डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है और वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे। लेकिन हमारे डॉक्टर्स ऐसे मौकों पर किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं, हमें एक नया जीवन दे देते हैं। मेडिकल सेक्टर में हो रहे इन बदलावों के बीच डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए पिछले वर्ष ही कानून में कई कड़े प्रावधान किए हैं। इसके साथ ही हम अपने कोविड वॉरियर्स के लिए फ्री इंश्योरेंस कवर स्कीम भी लेकर आए हैं। साथियों, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई हो या मेडिकल व्यवस्था सुधारने का देश का लक्ष्य, इन सब में आप सभी को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। उदाहरण के तौर पर, जब आप सभी ने पहले फेज में वैक्सीन लगवाई तो उससे देश में वैक्सीन को लेकर उत्साह और विश्वास कई गुना बढ़ गया। इसी तरह जब आप लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने के लिए कहते हैं तो लोग पूरी श्रद्धा से उसका पालन करते हैं। मैं चाहूंगा आप अपनी इस भूमिका को और सक्रियता से निभाएं, अपना दायरा और ज्यादा बढ़ाएं। तो आज पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान में 1 जुलाई को कौमी यौम डॉक्टर यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर इसको मनाया जाता है और ये दिन मुल्क के अजीम डॉक्टर्स और मगरबी बंगाल के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। उनकी पैदाइश 1 जुलाई 1882 में हुई थी और इसी दिन साल 1962 में 80 साल की उम्र में उनका इंतकाल भी हुआ था। बिधान चंद्र रॉय का शुमार मुल्क के अजीम डॉक्टरों में किया जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में मेडिकल के शोबे में उनकी अहम खिदमत रही है और इस वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी मुहलिक वबा से जूझ रही है, तब डॉक्टर्स के अहम रोल और उनकी कड़ी मेहनत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जो लोग समाज और मुल्क की खिदमत में अपनी जान की फिक्र किए बगैर दिन रात लगे रहते हैं, उनके लिए साल का एक दिन तो वक्फ होना ही चाहिए और इस एक दिन को मुल्क भर में डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। वैसे तो दुनिया भर में डॉक्टर्स डे अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है। ब्राज़ील में यह 18 अगस्त को मनाया जाता है, ईरान में डॉक्टर्स डे 23 अगस्त को मनाया जाता है, अमेरिका में डॉक्टर्स डे 30 मार्च को मनाते हैं। तो नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मुल्क के डॉक्टर्स की खिदमत की सदाइश की है और इसके लिए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने डॉक्टर्स का शुक्र अदा किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, थैंक यू डॉक्टर्स, हर एक पल के लिए जो आप जिंदगी बचाने में लगाते हैं। हम कर्जदार हैं हर उस पल के जो आप किसी की जिंदगी बचाने में लगाते हैं। #थैंक यू डॉक्टर्स, हम आपके शुक्रगुजार हैं।
आलमी दायरा सेहत रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेतराल सिंह ने कौमी डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टर की खिदमत को याद किया और उनका शुक्रिया अदा किया। साथ ही कोरोना के दौर में डॉक्टर्स के अहम रोल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, ऐसे में इसमें फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ने वालों में डॉक्टर्स ही हैं जो दिन रात अपनी परवाह किए बगैर लोगों की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और कई जिंदगियां भी बचा रहे हैं। इसी कड़ी में कई ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने अपनी जान तक गंवा दी है। ऐसे ही डॉक्टर्स के बहादुरी के जज्बे को और अज़्म को आलमी इदारा सेहत सलाम करता है। तो आज डॉक्टर्स डे है और इस मौके पर हर कोई डॉक्टरों की खदमात को याद कर रहा है। कोरोना बहरान में जिस तरह से डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों के खदमात को अंजाम दिया है और कई जिंदगियां बचाई हैं, वो काबिल सताइश है। डॉक्टर्स डे के मौके पर लोगों के ताउन के लिए डॉक्टर्स का भी लोगों ने शुक्रिया अदा किया। 2 साल से अपने ज़्यादा दोस्तों को नहीं देखा है, अपने परिचितों को नहीं देखा है, अपने घर वालों से नहीं मिले हैं। उनके लाख बुलाने पे भी हम नहीं जाते थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जाने अनजाने में हम उनको बीमार करें, किसी तरह का संक्रमण दे। सब देशवासियों से अपील करूँगा कि हमें धैर्य नहीं खोना है, हमें साथ मिलकर इस युद्ध में लड़ाई करनी है और जीत हासिल करनी है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम अपने घर वालों को छोड़कर अपने घर वालों को खो चुके हैं कई, और हमारे साथियों को भी खो चुके हैं। उसके बाद भी हम देश की सेवा में लगे हुए हैं दिन रात एक करके निस्वार्थ भाव से, लेकिन उसके बाद भी हमें वायलेंस का शिकार होना पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं खुद कोरोना महामारी में पॉजिटिव हुआ, बहुत दिनों तक मैं घर नहीं जा पाया, अपने घर वालों को नहीं संभाल पाया। मेरी मम्मी खुद पॉजिटिव हुई थी, मैं वहां पे नहीं जा पाया। इतनी समस्याएं, इतना स्ट्रेस हमारे जीवन में है, फिर भी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपने डॉक्टरों के साथ अच्छे से बिहेव करें, वो आपके लिए लड़े हुए हैं पूरे साल भर से। तो आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर रविंद्र केतुली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, चीफ फिजिशियन हैं सोहम के। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और साथ ही डॉक्टर पी नैयर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेडिकल फिजिशियन हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर रविंद्र साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप वो शख्सियत हैं जिसकी हर कोई तारीफ करता है। वज़ीर आज़म से लेकर आम इंसान तक ये कहता है कि डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होता है, और ये सब पहले से ही कहते आए हैं। लेकिन कोरोना काल में इसकी अहमियत और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि ऐसी शिद्दत भरी गर्मी के अंदर जब डॉक्टर्स पीपी किट पहनकर इलाज कर रहे हैं, उस शिद्दत भरी गर्मी के अंदर अपने परिवारों से नहीं मिल रहे हैं, उस शिद्दत भरी गर्मी के अंदर जब लोग एसी रूम में बैठकर अपना आराम फरमाते हैं, आप लोग मरीजों के साथ मेहनत करते हुए नजर आते हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जी सलाम सैल्यूट करता है। धन्यवाद, शुक्रिया। सर, मैं जानना चाहूंगा कि आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है डॉक्टर रविंद्रन, तो क्या डॉक्टर्स डे, हालांकि एक कोई दिन वक्फ नहीं किया जा सकता, लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि हर दिन हम एक कोई ना कोई एक मकाम होता है, एक किसी एक दिन को पर्टिकुलर मनाते हैं, आज का दिन हम डॉक्टर्स डे के तौर पर मना रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि डॉक्टर्स के लिए एक डॉक्टर्स होना कितना बड़ा चैलेंज है, खास करके उस समाज के अंदर जब लोग अपने अपनों को बचाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन एक डॉक्टर है कि दूसरे को बचाने के लिए हमेशा कोशिश करता नजर आता है। ये तो हमेशा से जो डॉक्टर का प्रोफेशन है, इसको नोबलेस्ट प्रोफेशन माना गया है जी। और विशेषकर हमारे देश में, जैसा आज प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में डॉक्टर्स को भगवान के नेक्स्ट और उनको देव स्वरूप बताया, तो ये तो आप मानेंगे कि एक जो बच्चा 8वीं 10वीं कक्षा में जब वो 15-16 साल का होता है जी, उस स्टेज के ऊपर ये डिसाइड करता है कि मुझे मानवता की सेवा के लिए डॉक्टर बनना है, और उसके लिए उसको कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और लगभग 1 लाख बच्चे जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, उनमें से एक बच्चे को जाके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल पाती। तो और उसके बाद उसकी जो पढ़ाई है, पहले 5.5 साल की अंडर ग्रेजुएट, फिर 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, और उसके बाद भी
उसको और 2-3 साल लग जाते हैं जब तक कि वो एक डॉक्टर इंडिपेंडेंट होके प्रैक्टिस करने के लिए सक्षम माना जाता है। तो इतनी देर में जो भी कोई इंजीनियर्स हैं, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जो दूसरे प्रोफेशंस में जाते हैं, वो लोग कहाँ के कहाँ तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर्स की एक जो सफर है जी, हुए कि ये इतना स्ट्रगल करनी पड़ेगी और इतने कम इमोल्यूमेंट्स मिलती हैं, सैलरीज इत्यादि इतनी कम मिलती है, कोई रहने का इंतजाम नहीं होता, कुछ डॉक्टर का कोई ख्याल नहीं करता है। बेशक। उसके बावजूद डॉक्टर लोग अपनी जान लगा के लोगों की सेवा करते हैं। और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा कि ये जानते हुए भी कि डॉक्टर्स इतनी मेहनत, इतने कड़े परिश्रम के बाद जब डॉक्टर बन जाते हैं, उसके बाद वो दिन रात मेहनत करते हैं, लाखों लोगों की जान बचाते हैं, फिर भी उनके प्रति समाज इतना भद्दा व्यवहार करता है कि जब खास करके जबकि पेमेंट का सवाल आता है तो डॉक्टर्स के ऊपर लोग बिगड़ जाते हैं, उनकी मार-पिटाई कर देते हैं। उनके जो संस्थान है, नर्सिंग होम्स इत्यादि, छोटे हॉस्पिटल्स और बड़े अस्पतालों में भी अगर डॉक्टर अपनी पूरी कड़ी मेहनत, ईमानदारी के साथ भी किसी को जीवन तो नहीं दे सकता। बेशक। डॉक्टर ने कोशिश करी, 100 में से 1-2 अब उस इंसान के जाने का समय आ गया था। उसको कुछ ऐसी मॉर्बिडिटीज पहले से इतनी हो चुकी थी, ऊपर से कोरोना प्रकार का संक्रमण रोग इतना ज्यादा आ गया कि सब कोशिश के बाद भी अगर वो व्यक्ति गुजर जाता है तो क्या उसके जो निकट संबंधी हैं उनको डॉक्टर का शुक्राना करने के बजाय आप उनकी तोड़ फोड़ कर लग जाते हैं। बेशक ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है डॉक्टर साहब, डॉक्टर रविंद्रन, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे मामलों को लेकर खुद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि ऐसे में डॉक्टर्स के साथ आप जो बर्ताव है वो अच्छा सलूक करें। और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि उनकी सरकार ने इसको लेकर डॉक्टर्स की हिफाजत के लिए कानून के अंदर कुछ प्रावधान किए हैं, कुछ इंप्लीमेंटेशन भी किया है। आपके पास फिर से लौटेंगे, डॉक्टर नैयर का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर नैयर, जो एक शुरुआत का दौर होता है जब बच्चा पढ़ाई करता है और पढ़ाई करते वक्त उसके वालिदैन को यही एक चिंता रहती है कि या तो डॉक्टर्स बनेगा या फिर इंजीनियर बनेगा, और ख़ास तौर पर ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते वालिदैन होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने। एक अपना अलग रुतबा होता है डॉक्टर्स का, लेकिन कितने ज़्यादा चैलेंजेस एक डॉक्टर बनने के लिए होते हैं, क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर रविंद्रन ने बताया कि पढ़ाई में इतना लंबा एक प्रोसीजर होता है इसका कि बैचलर, फिर मास्टर, उसके बाद फिर आपकी इंटर्नशिप, तब तक बाकी के जो स्ट्रीम के बच्चे हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो कितना सब्र इसके अंदर रखना पड़ता है? देखिए, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही बोला और सब्र की बात बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि इस वक्त कोर्स कंप्लीट होने के बाद मेडिकली ऐसा एक प्रोफेशन है जो आपको सब्र करके आपको अपने चेंबर में बैठना होता है और इंतजार करना पड़ता है मरीजों के लिए। और उस बीच में जब मरीज कभी कोई डॉक्टर बिल्कुल नहीं चाहता है कि मुझसे कोई गलतियां हों या फिर मुझसे कोई चूक ऐसा हो जाए, लेकिन इत्तेफाकन ऐसा कोई कैजुअलिटी होता है, उसके बाद जो एक मोब रूप लेकर के जो दिन रात मेहनत करके डॉक्टर अपने हॉस्पिटल्स को खड़े करते हैं, अपने स्टाफ्स, क्योंकि उस हॉस्पिटल के माध्यम से बहुत ऐसे जो पैरामेडिकल स्टाफ्स होते हैं उन लोगों को रोजगार मिलता है। तो और वहाँ एक छोटी सी लापरवाही, भूल चूक से होने के कारण ना कुछ लोग ऐसे हैं जो गलतियां करते हैं। मैं बिल्कुल मैं इत्तेफाक इससे रखता हूं, लेकिन जिनसे गलतियां हो जाती हैं इत्तेफाकन, तो उसके खमियाजा वो सिर्फ हॉस्पिटल को नहीं, उस हॉस्पिटल में जितने वर्कर्स काम करने वाले हैं उन सबों को भुगतना पड़ता है। बेशक। तो ये बहुत ही चैलेंजेस आपको प्रोफेशन ऐसा है जो दूसरे में नहीं पाया जाता है जी। तो इसमें सब्र बहुत बड़ा मायने रखता है, और सब्र से ही जो इंसानियत होती है वो मरीजों के ऊपर अपने घर को त्याग देने के बाद, घर पे वक्त ना दे करके घर में परेशानियां होने के बाद भी लोगों को बचाने का जो काम करते हैं डॉक्टर, और ऐसे लोगों को हमेशा समाज में एक सम्मान नजर से देखनी चाहिए। जी, फिर से आपके पास रुख करेंगे डॉक्टर रविंद्रन से, एक बार फिर से समझ लेते हैं। डॉक्टर रविंद्रन, हम एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि कोविड की जो दूसरी लहर आई थी कोरोना की, उसके अंदर हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं।
क्या इसको हम ये मानकर चले कि जो चैलेंजेस है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, खासतौर पर कोरोना की लहर को अगर हम देखें तो कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर है वो इससे ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, उसका असर बच्चों पर भी हो सकता है। और ऐसे में वो जो तीसरी लहर है जिसका अभी तक कोई स्वरूप तो पता नहीं है, लेकिन सबको पता है कि आने अगर है तो ये इसके जो नतीजे है वो खतरनाक होंगे। तो क्या इसके लिए हम लोग तैयार हैं और इसको लेकर हम क्या प्रिकॉशंस अपना सकते हैं? डॉक्टर रविंद्र साहब, आपको आवाज मिल रही मेरी? जी सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जो तीसरी लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है, थर्ड वेव का जो बात कही जा रही है कि तीसरी लहर आ सकती है कोरोना की, क्योंकि सेकंड वेव में हमने देखा है कि कई सारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी जान चली गई है। ऐसे में हमको कितनी प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है ताकि तीसरी लहर से डॉक्टर्स की भी जिंदगी बचाई जा सके और जो खतरा जताया जा रहा है बच्चों को लेकर उनकी भी जिंदगी बचाई जा सके? एक जो दूसरी लहर आई, एक तो ये एकदम बड़ी अचानक से आ गई, किसी ने उम्मीद नहीं करी थी और लोगों ने अपनी जो एकदम लापरवाही कर दी थी। लोगों ने, जिसको कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहा जाता है कि मास्क लगाएं, सेफ डिस्टेंस रखें, अपनी सैनिटेशन इत्यादि का ध्यान रखें जी, वो लोगों ने इसको एकदम छोड़ दिया था। बड़ी लापरवाही हो गई थी। लोग सोचा कि ये कोरोना महामारी एकदम खत्म हो गई है, तो एकदम अचानक जब आई तो लोग तैयार नहीं थे। इसके साथ साथ प्रशासन, जो हमारी सरकारें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो भी तैयार नहीं थे और ये बड़ी अचानक से आया और ये पाया गया कि हमारे इंतजामात बहुत कम थे। खास करके आपने देखा कि ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम होने की वजह से इतनी हाय तौबा मच गई चारों तरफ और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। परंतु मैं समझता हूँ कि इस सेकेंड वेव के होते होते अब लोग भी काफ़ी समझदार हो गए हैं, काफ़ी सतर्क हो गए हैं और अब पहले की निस्बत अब कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों ने पहले से कई गुना ज़्यादा अपनाना शुरू कर दिया है। और इस दौरान बड़ी इमरजेंसी जो मेजर्स लिए गए हैं उसके अंतर्गत अब देश में जो भी हॉस्पिटल्स इत्यादि हैं और जो बेड्स हैं और उनकी जो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स इत्यादि की विभिन्न प्रकार की जो जरूरी दवाइयाँ हैं, उनकी अब हमें काफ़ी अच्छी तैयारी है। और पर ये सब तैयारियाँ कम पड़ जाएंगी अगर लोग लापरवाह हो जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा एक ही साधन है, वो है बचाव। और बचाव करने का सबसे बढ़िया, सबसे एक अहम तरीका है, वो है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि हम सब मास्क लगाएं, भीड़ से बचें, बिना मतलब अपने घर से बाहर न जाएं और कम से कम भीड़ इत्यादि में जाएं। और अब तो देश में ये वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई है। कम से कम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और हालांकि ये परसेंट के हिसाब से अभी मात्र 5% देशवासियों को ही वैक्सीन लग पाई है, जब तक कि हालांकि ये आंकड़ा जब तक 80% तक नहीं पहुंचता तब तक वो जो हर्ड इम्यूनिटी होती है वो तब तक नहीं बन पाती। तो सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि जल्द से यहाँ तक कि 1 करोड़ वैक्सीन रोज लगाई जाए, तब जाके हम दिसंबर के महीने तक इस देश में अपनी हर्ड इम्यूनिटी की जो मात्रा है, वैक्सीनेशन है, वो पहुंच पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, इसके लिए लोगों को भी आगे बढ़ के पहला मौका लगे वैक्सीन जरूर लगवाएं और उसके साथ साथ अपना बिहेवियर रखें, अपने को कम से कम घर से बाहर निकलें, बहुत ज्यादा जरूरत पे ही निकलें और बिहेवियर अपनाएं। तो मुझे विश्वास है सबसे ज्यादा जो बहुत जरूरी है कि जैसे हमने माना कि इसका एक ही इलाज है, वो है प्रिवेंशन। क्योंकि कोरोना में आज तक कोई अभी ऐसी कोई प्रमाणित साइंटिफिक दवाई नहीं निकल के आई कि हम कहें कि ये लेने से कोरोना के कीटाणु खत्म हो जाएंगे। तो उस उपाय प्रिवेंशन है और प्रिवेंशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जहां हम ये कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन की और बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ हर व्यक्ति को खुद जिम्मेदारी लेनी है अपनी सेहत की। मैं एक होलिस्टिक चिकित्सक, संपूर्ण चिकित्सक के नाते लोगों से
आपकी चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा जी। कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। अपनी सेहत आपकी अच्छी होगी, आपका इम्यून यानी कि रोग संक्रमण से बचने के लिए आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति स्वस्थ होगी, तो कोई कीटाणु भी आपके पास नहीं फटक पड़ेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है और इसके लिए हम अपनी जो योग जीवन शैली है उसको अपनाएं। प्रधानमंत्री जी ने भी खास करके आह्वान किया है देश के डॉक्टर्स के साथ कि हम मिलके योग के साथ और इसके साइंटिफिक पेपर्स इत्यादि करें। और मैं एज ए होलिस्टिक चिकित्सक होते हुए एक कदम और आगे जाना चाहूंगा कि जो योग की साइंस है उसी साइंस के ऊपर आधारित हमारी जो भेदन क्रिया सूचि वेद नाम से हमारे आयुर्वेद में हमारे जी ठीक है, आपका कनेक्शन टूट गया है, फिर से जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर नईर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि डॉक्टर के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर हर बार कई बार ये कहा जाता है कि हम उनके लिए कुछ नए नए रूल्स बना रहे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामले सामने आते हैं और कई मरतबा हमने देखा है कि डॉक्टर्स को अपनी बात रखने के लिए हड़ताल करनी पड़ जाती है और उसको लेकर कई बार आपका ये कहना होता है, मुतालबा होता है कि उनको एक समान वेतन दिया जाए कुछ जगह पर जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं, और कुछ का ये कहना होता है कि भाई उनको हिफाजत दी जाए, तहफ़्फ़ुज़ प्रदान किया जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मेडिकल टास्क फोर्स बनाया जाए। तो क्या आपको लगता है कि डॉक्टर्स की जो कई बातें हैं या कुछ मांगे हैं वो कभी कभी अधूरी भी रह जाती हैं? नहीं, बिल्कुल बातें और मांगे हमेशा अधूरी रह जाती है। और जब जिस तरह से वो जो स्ट्राइक डॉक्टर्स करते हैं और कि उनकी जब ज़रूरतें हैं उस वक्त पूरी नहीं होती है और आम मरीजों के लिए हॉस्पिटल में 24 आवर सेवा देने के लिए वो जब तत्पर रहते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी भी ज़रूरतें होंगी और वो ज़रूरतें जब पूरी नहीं होती है तभी वो मांगों को लेकर के वो स्ट्राइक पे जाते हैं। तो सरकार को उनकी मांग को हमेशा सम्मान नज़र से देखनी चाहिए और एक अहम जो क्लास का जो सैलरी होनी चाहिए और उनकी हिफाजत के लिए हमेशा जो एक भारत सरकार एक नई एक्ट बनाए जिससे वो जो कैजुअलिटीज होती है अक्सर डॉक्टर्स पे वो ना हो। जी ठीक है सर, अभी देखिए कोविड का जो जी बात पूरी कर सकते हैं आप। अभी इस वक्त जो कोविड का हालात चल रहा है, आपको इस कोविड का हालात में देखने को मिलता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से या डॉक्टरों की वजह से ली है। अगर वो क्योंकि बहुत ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ऐसे जो छोटे छोटे संस्थान हैं जी लगता है शायद नेटवर्क इश्यू है और इसलिए डॉक्टर नैयर अपनी बात पूरी नहीं कर पाए हैं। डॉक्टर रविंद्र, मैं भी आपसे यही चीज़ समझना चाहूँगा कि क्या एक तरीके से भेदभाव अपनाया जाता है अगर हम सरकारी वर्सेस प्राइवेट को देखें, क्योंकि हमने देखा है कि सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत भी जो उसकी जो इमारतें होती है वो काफ़ी जर्जर होती है, वहाँ पर ना डॉक्टर्स के बैठने की सहूलत होती है ना उनको कुछ जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिल पाती है। अगर चुनिंदा शहरों की बात अगर हम छोड़ दें, नॉर्मल एक आप किसी कस्बे में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर कुछ जगहों पर तो जानवर तक घूमते रहते हैं। क्या ये एक रवैया सरकार का भी है कि कम से कम एटलीस्ट जो डॉक्टर्स इतनी पढ़ लिख कर आ रहा है उसके कम से कम बैठने के लिए तो कुछ एक अच्छा इंतजाम किया जाए? उनके रहने की सबसे पहले उनकी जो काम करने का वातावरण है, जो उनको जरूरी सुविधाएं हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, उनको जरूर जब तक नहीं हो पाएंगी, परंतु मानते हैं कि सरकार की भी अपनी लिमिटेशंस है जिसकी वजह से सरकार नहीं कर पाती है। तो प्राइवेट सेक्टर कोई बुरी बात नहीं है। अगर प्राइवेट सेक्टर आपको अच्छी सुविधा देता है, आपको आपके घर के नजदीक रहता है, आपको उन डॉक्टर के ऊपर ज्यादा विश्वास है तो आप उनके पास जाइए। पर ये तो नहीं कि अगर जब खर्चा देने की बारी आती है तो आप उनकी वहां पे गुंडागर्दी करें, दंगा करें, तोड़ फोड़ करें, मारपीट पे उतर आए, तो इससे ज्यादा घटिया नीचपन समाज के लिए कहीं नहीं हो सकता। और हर नागरिक को इसके लिए खुद जिम्मा लेना चाहिए, कसम खानी चाहिए कि हम ऐसा नहीं करें और डॉक्टर्स के प्रति अपनी पूरी अगर हम उनको सम्मान देंगे, उनको उनकी श्रद्धा देंगे तो वो आपके लिए और भी अच्छा काम करेंगे। ये इंसान की प्रकृति है। तो आप
ये मानिए कि सबसे अच्छे जो इंसान बचपन में जो 12, 14, 15 साल का बच्चा जब वो सोच लेता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो वो एक भगवान का रूप ही होता है। और इतनी स्ट्रगल करने के बाद जब वो डॉक्टर बन के आता है तो वो कैसे अपने प्रोफेशन के प्रति कोई गलती कर सकता है, कोई नहीं चाहता। परंतु ये जरूरी है कि जो लोग बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं, कई अक्सर लोग हॉस्पिटल्स में भी बहुत लेट पहुंचते हैं, इतना लेट पहुंचते उस समय उनका बचाव करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए डॉक्टर्स के ऊपर शक ना करें। कोई डॉक्टर नहीं गलती करना चाहेगा, कोई डॉक्टर अपने पेशेंट अपने हाथों चाहेगा नहीं कि उसका पेशेंट की मौत हो जाए। वो अपनी पूरी कोशिश मैं इसी के ऊपर एक काउंटर क्वेश्चन करूंगा। डॉक्टर नैयर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नैयर, क्योंकि हम ये बात तो समझ रहे हैं कि डॉक्टर्स के लिए क्या चीज़ें सुविधाएं होनी चाहिए और डॉक्टर्स जो है भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन कुछ हर प्रोफेशन के अंदर, मैं सिर्फ डॉक्टर्स के नहीं कह रहा हूँ, हर प्रोफेशन के अंदर हम देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से पूरी बिरादरी का नाम खराब हो जाता है, फिर चाहे वो कोई सी भी कम्युनिटी हो या फिर कोई से भी प्रोफेशन हो। कुछ खबरें इस तरह की भी आई है डॉक्टर्स की तरफ से कि उनका जो नर्सिंग स्टाफ है वो मरीजों के या फिर तीमारदारों के साथ बदसलूकी करता है, या फिर कुछ जगह पर देखा कि वो जो इंजेक्शन रेमडेसिविर अपने पास रख लिया और जो पानी या फिर ग्लूकोज उसको चढ़ा दिया। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं, तो कम से कम इन चीज़ों का भी ख्याल हमको रखना होगा ताकि जो एक कम्युनिकेशन है वो उसका गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों के दिमाग में जो छवि बनती है ऐसी खबरों को लेकर भी बनती है। फिर आपकी कुछ ऐसे जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं या फिर कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसकी वजह से आपको कोविड जो सेकेंड वेव था उसके उस बीच में काफी ज्यादा लोगों की परेशानियां हुई हैं, चाहे वो इंजेक्शन को लेके हो या लापरवाही पेशेंट को लेके हो। क्योंकि मैं खुद ही 1 महीना कोविड कंट्रोल रूम पूरे झारखंड का इंचार्ज था मैं जी। और इस बीच में मैं खुद 24 आवर्स लोगों को लगातार कॉल्स कर रहा था और अलग अलग हॉस्पिटलों में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो। मैं सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान से अलग अलग स्टेट से भी कॉल्स आ रहे थे हमारे पास, क्योंकि टोल नंबर जारी हुआ था गूगल पे आपको यहाँ की तरफ से। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि गलतियां तो है इसमें, बिल्कुल। मैं 100% बिल्कुल सही नहीं बोलूंगा कि 100% ऑलरेडी हॉस्पिटल्स हो या फिर पैरामेडिकल स्टाफ हो बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो नहीं, कमियां हैं इसमें। और मैं गुजारिश करूंगा कि वो इसको और बेहतर करें, क्योंकि आने वाले वक्त में उनका भी नाम फक्र से लिया जाए, ना कि उन पे उंगलियां उठाएं। ये बहुत अहम बात की है कि नाम फख्र से उनका लिया जाए और उनके ऊपर उंगलियां न उठे। डॉक्टर रविंद्र, मैं भी आपसे ये चीज़ समझना चाहूँगा कि डॉक्टर के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं हम, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की बात हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन उन डॉक्टर्स को भी ये चीज़ समझनी होगी कि कोई अगर एक मजदूर किस्म का कोई शख्स आया है और वो किसी बीमारी से पीड़ित है, तो उसके लिए पहले उसका इलाज करना प्रायोरिटी होती है। कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि पहले आप जो है फॉर्म भर दीजिएगा या फिर इतने पैसे आप बिल चुका दीजिएगा, और इसी को लेकर मुझे लगता है कि शायद बातचीत आगे बढ़ती है और मार पिटाई पर उतर आती है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? ये एक बहुत नाजुक विषय है जी। आप ये पहले तो मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा देश है कि हमारी सरकार ने देश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को प्रोत्साहित किया। आज आप जानते हैं कि कम से कम 2/3 मेडिकल कॉलेज हमारे देश में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जी, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के मालिक कौन है? सब राजनेता, बिल्कुल पॉलिटिसाइज करके, और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए और एक MBBS डिग्री पास करने के लिए 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा हो जाता है। और 1-2 करोड़ रुपया पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर। जब एक डॉक्टर 3-4 करोड़ रुपया खर्च करके और डॉक्टर बन के आएगा, तो आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? उसको पैसा कमाना है जल्दी से जल्दी और सीधा उल्टा रास्ता किसी भी रास्ते से। तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, जिन्होंने इस मेडिकल कॉलेज देश में इतनी मात्रा में बना दिए। और सरकार कौन है? हमारे राजनेता, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं, ये सारे मेडिकल कॉलेज उन्हीं के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन्होंने बना लिया है ना मेडिकल कॉलेज, बल्कि सारी एजुकेशन सिस्टम को एक इतना बड़ा बना दिया है। इसके लिए अगर सरकार जिम्मेदार नहीं तो कौन है? बेशक पुरानी सरकार या आज की सरकार। अगर पुरानी सरकारों ने इसको बढ़ने दिया तो आज की सरकार को चाहिए कि ऐसे सारे कॉलेज को बंद करें, बेशक उनके ऊपर लगाया जाए। यहाँ पे इतनी महंगी पढ़ाई करके आप चाहते हैं कि वहां से जो विद्यार्थी डॉक्टर बनकर निकलेगा वो मात्र सेवा भाव के लिए ही डॉक्टर बनेगा। और देखा गया है कि वहां पे तो सब स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आपके 50% नंबर भी नहीं है मगर आपके पास पैसा है,
दाखिला मिल जाएगा और शायद आप पैसा फेंक के वहां से पास भी हो जाएंगे, डिग्री भी ले ली। आपकी भावना ही थी कि मैं यहाँ पे पैसा लगाऊं, डिग्री लूं और जाके फटाफट यानी माइंड के अंदर वो स्ट्राइक पहले से हो जाता है कि भाई हमको पैसे कमाने के लिए काम करना है या फिर अपने देश की सेवा करनी है। ये बहुत अच्छा मौजू है और इसलिए मैं चर्चा को इसलिए आगे और बढ़ाऊंगा डॉक्टर नैयर, क्योंकि ये बहुत एक ऐसी दुखती हुई रग है जिसको कोई छेड़ना नहीं चाहता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर रविंद्र ने बताई है कि जब कोई शख्स 1, 2, 4 करोड़ रुपए लगाकर किसी प्रोफेशन के अंदर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी ये भी इच्छा होगी कि उसने किस तरह से वो पैसे अरेंज किए होंगे, अब उसका उतारने का वक्त आ गया है। और यही वजह होती है कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर डॉक्टर्स की फीस होती है वो इतनी हाई होती है और फिर यही वजह हो जाती है कि भाई इतने लाख लाख का बिल आता है और यही चीज़ें जो है वो मारपीट में तब्दील हो जाती है। तो जो शुरुआत होती है, अगर शुरुआत ही गलत हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में जो है वो मारपीटा में तब्दील हो जाती है। देखिए इस जगह एक ऐसी बातें आ रही है, पॉइंट की बातें आ रही हैं कि अगर हॉस्पिटल्स खोलने की बात आ रही है और महंगे महंगे इक्विपमेंट की बात आ रही है और ज्यादातर वो फीस वसूल रहे हैं, तो वहां पे जितने मैक्सिमम हॉस्पिटल्स जो बने हुए हैं वो एक अपने प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उन्होंने बना रखा है, कंपनियां बना रखा है, बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट बना रखा है जी। तो वहां ये समस्याएं आ रही है। अगर उस हॉस्पिटल का ऑनर अगर एक डॉक्टर होगा तो मुझे नहीं लगता है कि उनके अंदर में फीलिंग ऐसा होगा गरीबों के लिए कि वो गरीबों से ज्यादा फीस ले। लेकिन वो जो प्रोफेशनल ऐसे आए हुए हैं जो सिर्फ बिजनेस के लिए आए हुए हैं और डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ्स को हायर कर रखे हैं और उन्हें जॉब दे करके वो हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो उन्हें फीलिंग जरा भी नहीं होगा क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है। तो इस चीजों को समझने की जरूरत है और अगर भारत सरकार कोई नया इम्प्लीमेंट लानी चाहिए तो लानी ये चाहिए कि हॉस्पिटल सिर्फ डॉक्टर्स ही खोले, ना कि कोई अलग जो नॉन मेडिको है उन्हें परमिशन नहीं मिलनी चाहिए हॉस्पिटल खोलने के लिए, क्योंकि वो लोगों की जज्बात को, गरीबों की समस्याओं को नहीं समझते हैं। वो पैसा लगाते हैं तो पैसा वसूलने की बात करते हैं वहां पे। जी वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आपने एक सुझाव दिया है और मुझे लगता है कि शायद अगर जितने भी व्यूअर्स, राजनेता या फिर सरकार का कोई नुमाइंदा इसको देख रहा होगा तो डॉक्टर नैयर की इस जो सलाह है उसको मानेगा कि जो भी नॉन प्रोफेशनल लोग हैं उनको इस बात की इजाज़त नहीं दी जाए, सिर्फ जो डॉक्टर्स स्ट्रीम के जो लोग हैं उसी लाइन के लोगों को इस बात की इजाज़त दी जाए कि वो आगे इस प्रोफेशन को बढ़ाया जाए। लेकिन डॉक्टर रविंद्र, मैं एक चीज़ आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्या बाजारवाद एक तरीके से हावी हो जाता है इस प्रोफेशन के ऊपर, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल है या फिर कोई एक अच्छा बड़ा राजनेता है तो वो, मैं किसी एक मेडिकल कॉलेज का नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि उसमें हो सकता है कि कुछ फिर बाद में मामले बढ़ जाते हैं, तो वो टॉप क्लास का एक मेडिकल है या फिर अस्पताल है उसमें भर्ती होता है। दूसरा जो सेकंड क्लास का, मिडिल क्लास का जो शख्स होता है वो थोड़ा से डाउन में होता है और जो सबसे लोअर क्लास का कैटेगरी का जो इंसान होता है, मजदूर तबके का, वो सीधा रास्ता अख्तियार करता है सरकारी अस्पतालों का। तो क्या ये हमारा एक निज़ाम ऐसा बन गया है कि भाई हम, अगर हमारे पास पैसा है तो हम 15 लाख रुपए फीस देने को भी तैयार है और हम सीधे एकदम टॉप क्लास में जाएंगे, हम सरकारी अंदर इलाज में, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराएंगे? जो जैसे अभी डॉक्टर नैयर ने कहा कि ये जो मेडिकल हॉस्पिटल्स है ये एक बिजनेस बन गया है जी, और मैं कहूंगा कि जनता इसके शेयर्स खरीदती है। उनकी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में रोज आते हैं और दवा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो सब बिजनेस है। जो दवाई की कंपनी सेटअप की जाती है उसका एकमात्र उद्देश्य है, किसी भी बिजनेस का उद्देश्य होता है कि प्रॉफिट कमाना। बिल्कुल। इसी पर जितने हॉस्पिटल ग्रुप्स हैं, हालांकि उनमें से कुछ एक आध ग्रुप ऐसे भी हैं जो कि डॉक्टर्स के द्वारा ओन किए जाते हैं, मगर टोटल बिजनेस में आ जाते हैं। जब एक अच्छे अस्पताल या मेडिकल कॉलेज बनाने में सैकड़ों करोड़ों रुपए का राशि लगानी पड़ती है तो उसके लिए बहुत लोन लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत प्रेशर बन जाता है और लोगों को अच्छी से अच्छी सेवा भी चाहिए, परंतु लोग होटल्स में जाएंगे, वहां पे दिल खोल के खर्चा करेंगे, पैसे फेंकेंगे, मगर जब जान बचाने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो वही लोग खर्चा करने में रो पड़ते। अच्छे अच्छे लोग वो अच्छा खाना खाने में, अच्छे होटल में, ऐश में, आराम में, उसके लिए तो दिल खोल के खर्च, मगर जब उनकी जान के ऊपर बन के आती है, उनकी सेहत के बन के आती है, उसके लिए इतने डेडिकेटेड डॉक्टर्स उनकी सेवा करते हैं और उसका जो
जायज खर्चा होता है जी। उसके ऊपर भी वो रो पड़ते हैं। बेशक। तो हमारे समाज को भी अपनी नजरिया बदलना हो कि अपनी जान को, अपनी सेहत को, उसके ऊपर, उसको बचाने के लिए उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर भी खर्चा होता है। एक हॉस्पिटल और एक होटल बनाने में कितना ज्यादा खर्चा होता है एक होटल बनाने की वजह। होटल में तो क्या एक रूम बना दिया, मगर हॉस्पिटल के रूम में आपको कितना इक्विपमेंट है, कितना स्टाफ है। होटल में तो आए आप, सुबह चेक इन किए, शाम को सारा दिन में आ गए, रात को आए तो आपको एक चाय का प्याला भी 500 रुपए का मिलेगा। मगर होटल में आपको हर चीज लेबल प्राइस के ऊपर ही चाहिए, और कितना स्टाफ, कितने डॉक्टर्स, कितनी सफाई, हर प्रकार का खर्चा कितना ज्यादा होता है। मगर फिर भी अगर आप देखें एक हॉस्पिटल का कमरा किसी भी होटल इक्विवेलेंट होटल के कमरे से हॉस्पिटल का कमरा कई जगह सस्ता हो। ये भी एक आपने एक तुलना करके बताई है कि लोग जो है अगर कहीं घूमने के लिए जाते हैं, किसी टूर के ऊपर जाते हैं तो इतना पैसा खर्च कर देते हैं, और जब जान बचाने की बारी आती है तो डॉक्टर्स को या फिर हॉस्पिटल्स को देने से घबराते हैं। मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर नैयर आपसे भी समझना चाहूँगा, क्योंकि हम देखते हैं ये आज हर कोई शख्स महसूस करता है कि जब किसी कोई डॉक्टर्स को दिखाने जाता है तो कुछ डॉक्टर्स अपने पास वो दवा रखते हैं और उसको एज इट इज़ MRP पे दे जाते हैं, लेकिन अगर उसको वहाँ नहीं दिया जा रहा है तो किसी मेडिकल के साथ टाई अप होता है और वो मेडिकल स्टोर पर जाकर वो दवाई मिलती है, खास उसी जगह पर वो दवाई मिलेगी। एक ये भी काला सच है हमारे इस समाज का कि फला डॉक्टर साहब जो है दवाई लिखेंगे तो वो उसी मेडिकल स्टोर पर मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी। तो क्या ये टाई अप होता है या पूरा जो सिस्टम है वो नीचे से लेकर ऊपर तक सब मिले हुए होते हैं? फिर देखिए, मेडिकल प्रोफेशन में जो आप बिल्कुल ये जो बातें कर रहे हैं कि दवाइयाँ MRP रेट पे वो डॉक्टर्स रखते हैं अपने पास और वो देखते हैं, ये चुनिंदे कुछ ऐसे लोग हैं। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, मैं सारे डॉक्टर्स की बात नहीं करता हूँ, मैं 1% ऐसे डॉक्टर्स होंगे जो दवाइयों को अगर आप देखते हैं तो लोग वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते, वो लो ग्रेड के वो उनका क्वालिटी होगा जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हाई प्रोफेशन के जो डॉक्टर्स होते हैं कभी इनका विचार इस तरह छोटी चीजों पे नहीं होता है, और अगर वो इस तरह से करते हैं तो बिल्कुल ही गलत है। और हॉस्पिटलों में अक्सर जो डॉक्टर साहब ने भी बिल्कुल सही बोला कि राजनीतिक पार्टियां आकर के अक्सर वो बातों को तोड़ मोड़ के वहां पे पेश करने का काम करता है, और मरीजों को पेमेंट करने की जब बात आती है हॉस्पिटलों पे तो वहां पे राजनीतिक शुरू हो जाती है। तो लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जितनी भी बेहतरीन पार्टियां हैं, मुझे लगता है कि मेरा अपना एक व्यक्तिगत सुझाव है कि उन्हें एक दायरा ऐसा कर देना चाहिए कि इतने क्वालिफाइड जो होंगे वही राजनीतिक में इस पद पे आ सकते हैं, अन्यथा वैसे लोगों को जगह नहीं देनी चाहिए कि वो उस जगह पे आने के बाद कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स का या फिर पैरामेडिकल स्टाफ्स का या हॉस्पिटल के जज्बातों को नहीं समझते हैं और वहां पे आके वो गंदी राजनीतिक शुरू कर देते हैं वो जी। तो वैसे लोगों को जगह बिल्कुल राजनीतिक में वैसे लोगों को जगह बिल्कुल नहीं देनी चाहिए जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि वो जब कम पढ़े लिखे लोग हैं और उन्हें एक अच्छा पोजीशन उन्हें मिल जाता है राजनीतिक दलों में, तो वो फिर अपना गलत पेश करके वो अलग खास करके हॉस्पिटलों में ज्यादा वो आकर के वो ब्लैकमेलिंग का वो काम करते हैं। तो एक डॉक्टर सम्मानजनक जो स्थान है, और मुझे लगता है शायद आप उस घटना का जिक्र कर रहे हैं जिसमें कोई नेताजी जाते हैं, वहां पर जाकर किसी जो डॉक्टर्स होते हैं वेल क्वालिफाइड, उनके साथ बदसलूकी बदतमीजी से वो पेश आते हैं, भले ही चाहे बात वो ना समझे लेकिन वो उस तरह की जो बदतमीजी पर उतराते हैं। उन राजनेताओं को समझना चाहिए कि डॉक्टर एक पढ़ा लिखा इंसान होता है, उससे कैसे बात की जाती है, कम से कम उनको इस चीज़ का लिहाज रखना चाहिए। सर, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। डॉक्टर रविंद्र, मैं आपसे एक चीज़ ये भी समझना चाहूँगा, जो सवाल मेरा डॉक्टर नैयर से था कि जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, हमें मालूम है कि कितने परसेंटेज सबके बंधे होते हैं और कितने परसेंट से डॉक्टर्स का बंधा होता है, कितना परसेंट जो एक डिलीवर बॉय होता है उसका बंधा होता है। आज की तारीख में हमने देखा है कि मेडिकल स्टोर्स के ऊपर दवाएं मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ अब ऑनलाइन भी ज़माना आ गया है। ऑनलाइन के ज़रिए भी लोग जो है अपने घरों पर बैठे बैठे दवाएँ मंगा रहे हैं। मैंने कुछ जगहों पर देखा भी है, खुद अपना मैं पर्सनल तजुर्बा बता रहा हूँ कि लोग बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के दवाएँ मंगा रहे हैं। क्या ये सब सही है, जायज़ है? लोगों को अपनी जान से खेलने का बहुत शौक है। थोड़े पैसे बचाने के लिए, डॉक्टर की फीस के बचाने के लिए वो हर प्रकार के साधन, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। उनकी लाइफ है, उनकी सेहत है, उनकी जिम्मा है, जो वो कर चाहें वो जरूर करें। परंतु
सब जानते हैं कि ठीक क्या है और गलत क्या है। आपको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। तो जान के अगर कुछ लोग थोड़े से पैसे के लालच में ऑनलाइन बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई लेते हैं, और वो जो दवाई देने वाला है, जो बेचने वाला है, जो डिस्काउंट देने वाला है, वो भी तो एक बिजनेसमैन है, उसको तो पैसा चाहिए। बेशक। वो आपको दवाई के नाम के ऊपर अच्छा डिस्काउंट देके और शायद आपको पानी बेच रहा है या पाउडर बेच रहा है। तो इस प्रकार की ये जो घिनौनी बातें हैं समाज में, ये हमेशा रहेंगी जब तक समाज अपने को नहीं सुधारेगा, जब तक देश हम अपने को ईमानदारी और स्वच्छता के ऊपर नहीं लाएगा। तो ये तो एक समाज की कमजोरी है, एक समाज की दरिद्र गंदागिरी है। पर इसके बीच में हम ये न भूलें कि ज्यादातर लोग आज भी देश में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, कम से कम 90% डॉक्टर सिर्फ सेवा भाव से इस प्रोफेशन में आए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि एटलीस्ट कम से कम 90% लोग जो हैं ये डॉक्टर्स हैं वो सेवा भाव से काम करते हैं। सिर्फ चुनिंदा लोगों की वजह से इस प्रोफेशनल को थोड़ा बहुत लोग अलग नजर से देखने लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की बेहद कमी है। डॉक्टर रविंद्र आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर नैयर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है और इस डॉक्टर्स डे के मौके पर हम यही आपसे गुजारिश करेंगे कि डॉक्टर्स का सम्मान कीजिए, उनकी तकलीफों को समझिए, उनकी परेशानियों को समझिए। वो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप उनका सम्मान कीजिए। देखते रहिए जी सलाम।